हाँ, नमस्कार। मैं सुधीर चंद्र नौटियाल, निदेशक उद्योग हूँ उत्तराखंड में, और आज आप सबसे बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप इस कार्यक्रम को आज अटेंड कर रहे हैं। और आपकी जो भूमिका है, ख़ास तौर से रोज़गार और स्वरोज़गार के लिए जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं एमएसएमई विभाग के माध्यम से, जिनको सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कहा जाता है, इनके माध्यम से, इनकी स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए जो राज्य सरकार की भी और कुछ केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, उनके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं थोड़ा एमएसएमई के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ये अब पॉपुलर वर्ड है। आपने सुना होगा, जब भी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बात की तो सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया वो एमएसएमई के ऊपर दिया गया। एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम। और ये एमएसएमई एक्ट हमारा 2006 में आया था, जिसमें इसको एक एक्ट के रूप में लाया गया और इनकी डेफिनेशन तय की गई। अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज में ही जब निर्णय लिया गया कि एमएसएमई की परिभाषा को चेंज किया जाए, तो मैं आपको जो नई परिभाषा है जो अभी 2020 में ही लागू हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कि पहले हमारे पास दो तरह के एंटरप्राइज होते थे जो एमएसएमई एक्ट में क्लासिफाई किए गए थे। उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग होता था, जिसको निर्माण इकाई बोलते हैं, और दूसरे उद्यम होते थे जो सर्विस सेक्टर के उद्यम होते थे, जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई आईटी से रिलेटेड कंप्यूटर सेंटर है। इस तरह के जो दो तरह के एंटरप्राइज उसमें शामिल थे। देखिए, कृषि क्षेत्र एकदम बाहर होता है। हमारे जो उद्योग की जब बात करते हैं हम लोग, उद्योग अब बदल के उद्यम उसको कहा जाने लगा है, जब से सर्विसेज को हमने इसमें शामिल किया है। तो ये जो दो तरह के एंटरप्राइज पहले क्लासिफाई होते थे, अब ये जो नई डेफिनेशन आई है इसमें अब सिर्फ एक ही तरह के एंटरप्राइज है, एक ही डेफिनेशन है, वो चाहे सर्विस एंटरप्राइज हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, जो टिपिकल सेंस में हम पुराने ज़माने में उद्योग की बात करते थे। तो उसका मतलब ये होता है कि हम निर्माण करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, मशीन से बनाते हैं, तो जिसको इंडस्ट्री कहते हैं टिपिकली हम लोग। और दूसरे होते थे कि जो सर्विसेज हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह, मैंने आपसे चर्चा किया। तो अब इनकी डेफिनेशन ये हो गई है कि अगर माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब होता है जो सूक्ष्म उद्यम है, उसमें अगर 1 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी है या उसमें इक्विपमेंट है जिसका सीमा 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो इसको बोलेंगे सूक्ष्म उद्यम। आप देखेंगे कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर जो हमारे उद्यम होते हैं, 95% तक के जो उद्यम आएंगे वो इसी कैटेगरी में आएंगे। तो इसलिए माइक्रो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी हो या इक्विपमेंट, इसमें 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा और 50 करोड़ तक का टर्नओवर हो सकता है। तो 50 करोड़ तक के टर्नओवर और 10 करोड़ तक के जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के उद्यम हैं उनको स्मॉल कहा गया है। मीडियम में 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और 250 करोड़ तक का टर्नओवर हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हमारे जो इकोनॉमी है प्रदेश की, उसमें आप देखेंगे कि जो बहुत बड़े उद्योग हैं, मीडियम भी आप देखेंगे कि 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो गया तो बहुत बड़े हो गए हैं। तो हमारे लिए माइक्रो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम लगते हैं, सब माइक्रो की श्रेणी में ही आते हैं। तो ज़्यादा फोकस हमारा आज इसी पे रहेगा। और इनकी महत्व क्या है, देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों कहा गया है एमएसएमई को, कि इसमें क्या होता है कि एक तो कम पूंजी से हम लोग शुरू कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी कर सकते हैं और शहरी क्षेत्र में भी कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए कोई बहुत क्वालिफिकेशंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी अच्छे से कर सकते हैं। पूंजी कम लगती है, रोज़गार काफ़ी होता है। तो रोज़गार के लिए, रोज़गार की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग माइक्रो एंटरप्राइजेस के प्रमोशन पे ध्यान दें। ये रोज़गार भी पैदा करता है और स्वरोज़गार के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है इनमें वो ये होती है कि जैसे कोविड के बाद ख़ास तौर से भी बात आई है कि काफ़ी परिस्थितियां बदल गई हैं, पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई है, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं, साथ साथ जो पुराने कुछ चीज़ें चल रही थी उनमें बदलाव आया है या ये बंद हो गई हैं। तो ये क्षमता होती है ऐसे छोटे उद्यमों में कि वो बदलते हुए आर्थिक परिवेश में अपने को ढाल सकें,
नए अगर अपॉर्चुनिटी आते हैं तो तेज़ी से उनको ग्रैब कर सकें, मतलब उनका लाभ उठा सकें और अपने उद्यम को चला सकें। दूसरा होता है कि जो पारंपरिक हमारा नॉलेज है, हम लोग शिल्पी लोग होते हैं, कुछ आर्टिजन्स हैं, हमारे बुनकर हैं, और उनके पास क्या है, काफ़ी पुराना ज्ञान है। इवन आयुर्वेद में आप देखेंगे, हर्बल में देखेंगे, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनमें परंपरागत ज्ञान हमारे लोगों के बीच में है, लेकिन वो उसको उद्यम के रूप में विकसित नहीं कर पाए हैं, जिससे आमदनी उनकी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। तो इस उद्यम की स्थापना के माध्यम से या माइक्रो एंटरप्राइजेस को सेटअप करके वो लोग ये कर सकते हैं। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कीम है, जो इस समय काफ़ी टाइम से चल रही है, 2008 से चल रही है, भारत सरकार की योजना है। इससे पहले कि मैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के ऊपर आऊँ, जो राज्य सरकार ने अभी शुरू की है, खास करके कोविड के बाद, और ये देखते हुए कि बहुत सारे प्रवासी हमारे बाहर से भी लौटे हैं, उनमें हुनर है, अनुभव है, कई जगह उन्होंने काम किया है, उनको हम उन्हीं के घर के पास कैसे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं कि वो अपना छोटा उद्यम शुरू करके आजीविका अपनी कमा सकें और अपने साथी लोगों को भी, अगल बगल के लोगों को भी रोज़गार दे सकें। ये योजना जो हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाए हैं, ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लगभग उसी तरह की योजना है, और ये योजना बहुत सफल तरीके से चल रही है पूरे भारत में, और ख़ास तौर से उत्तराखंड में हम लोग इसमें देश में हमेशा टॉप में रहते हैं, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रहते हैं। बैंक्स भी इनमें लोन दे रहे हैं, और इसीलिए हम लोग की उपलब्धि अच्छी है कि बैंक्स को भी लगता है कि ये योजना काफ़ी अच्छी योजना है, इसमें सब्सिडी की भी अमाउंट है, और क्योंकि स्पॉन्सर्ड होके आते हैं तो इसका रिव्यू होता है हर लेवल पे, डीएम के लेवल पे भी होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी होता है, मुख्यमंत्री जी भी इसकी रिव्यू करते हैं, भारत सरकार भी रिव्यू करती है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, पहले पीएमईजीपी के बारे में, फिर मैं एमएसवाई के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो ये जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, ये भारत सरकार ने 2008 में शुरू किया। इसमें 25 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग का परियोजना हो सकती है, और 10 लाख तक की सर्विस की परियोजना को शुरू किया जा सकता है, बैंक के माध्यम से लोन मिल सकता है। इसमें 2 चीज़ होती हैं, एक तो अपना योगदान कितना लगेगा, जिसको मार्जिन बोलते हैं, जो खुद लगाना पड़ता है, तो वो सामान्य श्रेणी के लोगों को 10% लगाना पड़ता है, जो रिजर्व कैटेगरीज़ के हैं, SC ST हैं, विकलांग हैं, और इवन पहाड़ में जो लोग हैं हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में, उनको सिर्फ 5% अपना लगाना होता है। बाकी इसमें बैंक फाइनेंस करता है, और इसमें 15% तो सामान्य श्रेणी के लोगों को प्लेन जिलों में सब्सिडी है, 25% जो है पहाड़ी क्षेत्रों में है, और जो अर्बन एरिया हैं उसमें 15 और 25 है। दूसरे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, SC ST हैं, जो स्पेशल कैटेगरीज़ हैं, उनके लिए ये 25% शहरी क्षेत्रों में है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है। तो हमारे उत्तराखंड के जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं खासतौर से, वो सब कवर हैं, मैक्सिमम सब्सिडी वहाँ पे मिलती है, 35% तक की सब्सिडी इसमें मिलती है, और वो सीधे नहीं मिलती है, बल्कि वो 3 साल बाद मिलती है, एडजस्ट होती है। लेकिन बैंक के पास ये सब्सिडी जैसे ही वो डिसबर्स करते हैं, वो बैंक के पास आ जाती है, 3 साल के लिए वो उसको फिक्स डिपॉजिट में रख लेते हैं। आपके लोन पे सिर्फ, जो भी लाभार्थी हैं उनके लोन पे सिर्फ उतने पोर्शन पे ही इंटरेस्ट लगता है जो बैंक ने फाइनेंस किया है, मतलब उसमें से जो सब्सिडी आ गई है उसको माइनस करके। तो इससे मतलब इतनी सब्सिडी के ऊपर उनको कम इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और 3 साल अगर वो ठीक से चला लेंगे तो ये पैसा एडजस्ट हो सकता है। इसमें सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर नहीं है, एलाइड एग्रीकल्चर नहीं है, और MSME में एक चीज़ छूट जाती है, हमारी जो रिटेल ट्रेड एक सेक्टर है, उसको MSME का दर्जा नहीं मिला है। तो MSME की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, लेकिन रिटेल ट्रेड छोड़ दीजिए, एग्री एंड एग्री अलाइड एक्टिविटी छोड़ दीजिए, ये MSME के पार्ट नहीं है। तो इसमें PMEGP में इन क्षेत्रों को लोन नहीं मिलता है। ये योजना चलाते हैं DIC चलाते हैं, जिला उद्योग केंद्र, खादी कमीशन के दफ्तर चलाते हैं, और जो जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का कार्यालय होता है, जिसको खादी बोर्ड कहते हैं हम लोग, वो हर ज़िले में उनके ऑफिसर्स हैं, वो लोग भी इसको चलाते हैं। तीनों संस्थाएं इसको मिल के चलाती हैं। DIC जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी करते हैं और शहरी क्षेत्र में भी करते हैं, जबकि खादी बोर्ड और खादी कमीशन ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही करते हैं। इसमें अभ्यर्थी की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए,
और इसमें कक्षा 8 पास, अगर 10 लाख से ज़्यादा की प्रोजेक्ट है तो कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसमें जो दस्तावेज हैं वो, उसमें एक परियोजना रिपोर्ट ज़रूरी होती है कि आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी मॉडल, इसकी वेबसाइट जो है, आप kviconline.gov.in पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो प्रोजेक्ट गाइडेंस भी इसमें मिल जाती है। और दूसरा, जो लाभार्थी हैं उनको DICs भी मदद करते हैं कि वो अपना प्रोजेक्ट बना लें। खादी बोर्ड के जो दफ्तर हैं वो भी इसमें मदद करते हैं। और ये कोई बहुत जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी इसमें ऐसी टेक्निकल ज़रूरत नहीं है कि हम CA के पास जाना ज़रूरी हो, ये खुद भी बना सकते हैं। और हमारे जो ऑफिस हैं ज़िले के, वो लोग भी इसमें मदद कर सकते हैं। और कुछ जानकार लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं अकाउंट्स वगैरह की, वो बना सकते हैं। वो जो फॉर्मेट उसमें वेबसाइट पे दिया हुआ है उसको देख के बना सकते हैं आराम से। उसमें मूल निवासी प्रमाण पत्र या स्थायी निवासी जो भी प्रमाण पत्र ज़रूरी है, आधार कार्ड होना ज़रूरी है, शिक्षा का प्रमाण, अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है तो होना चाहिए। और अगर आप SC ST या किसी और कैटेगरी में आते हैं, विकलांग कैटेगरी में, तो उसका आपको प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। इसमें एक नेगेटिव लिस्ट है, मतलब ये एक्टिविटीज़ इस योजना में फंड नहीं होती है। जैसे मांस की आप कोई शॉप खोलना चाहें, मीट शॉप खोलना चाहें, तो उसमें ये अलाउड नहीं है। उसके अलावा फसल, मैंने बोला जैसे एग्रीकल्चर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें अलाउड नहीं है। मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, ये सब इसमें अलाउड नहीं है। और तीसरी जो नुकसान पर्यावरण को अगर पहुंचाती है कोई एक्टिविटी, तो वो शामिल नहीं है। तो यही देखते हुए हमने देखा कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो इस योजना में कवर नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाए हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ की बहुत सारी संभावनाएँ हैं। मत्स्य पालन की संभावनाएँ हैं, मुर्गी पालन की भी संभावनाएं हैं, डेयरी की संभावनाएं हैं, डेयरी पोल्ट्री, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं लोग, सफलतापूर्वक चला सकते हैं। तो उसके लिए PMAGP में नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कोविड के बाद में जून में ये योजना लाई गई, लॉन्च किया गया, इसमें ये एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया गया है ताकि हमारे हर तरह की एक्टिविटीज़ जो PMAGP में कवर नहीं है, इसमें कवर हो जाए। दूसरी, एक सामान्य दुकान कोई खोलता है, स्टेशनरी की दुकान, गारमेंट की दुकान, कोई भी इस तरह का कोई शॉप खोलता है, उसमें PMAGP में नहीं मिलता है। तो MSY जो हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसमें रिटेल ट्रेड के लिए, दुकान के लिए भी ऋण मिल जाता है। और आप जानते हैं कि सबसे आसान काम अगर कोई है और जो निश्चित रूप से चल जाता है, अगर थोड़ा सा सही जगह पे दुकान खोली है और आसान है काम, वो यही है रिटेल शॉप खोलने का, जिस काफ़ी पॉपुलर होता है ये। और इसको भी अलाउ किया गया इस योजना में। तो इसका मतलब हमारे जो युवा हैं, जो बाहर से लौटे हैं, अगर वो कोई भी एक्टिविटी करना चाहें, वो ग्रामीण क्षेत्र में करना चाहें, अर्ध शहरी क्षेत्र में करना चाहें, शहरी क्षेत्र में करना चाहें, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगी। तो एक तो हमारे जो लोग भाग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं नौकरी की तलाश में, और जो बड़ी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, उनके पास हाईली स्किल्ड है, उनको अगर यहाँ जॉब नहीं है, दूसरी कंपनीज़ में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ छोटे छोटे काम के लिए बाहर चले जाते हैं, जिनमें कोई बहुत ज़्यादा इनकम भी उनकी नहीं होती है, और उससे ज़्यादा इनकम वो यहाँ रह के भी कमा सकते हैं। ये MSY का मुख्य उद्देश्य है। और हम देख रहे हैं कि इस योजना का काफ़ी रुझान भी लोगों के प्रति है। इस योजना के प्रति बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और उनको लगता है कि वो अपने घर के पास रह के, अपने प्रदेश में रह के भी कुछ कारोबार कर सकते हैं और अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं, इनकम कमा सकते हैं। और उनको जो धक्के खाने पड़ते हैं बाहर जाके दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में, जहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल दूसरे तरह की है, पर्यावरण भी इतना स्वच्छ नहीं है, वहाँ की जो आबो हवा है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद वो काम करना चाहते हैं और बचत भी नहीं है। घर पे रह के कई तरह की इनकम कर सकते हैं लोग, बचत भी कर सकते हैं, अपने घर को भी देख सकते हैं। तो ये इस योजना का फ़ायदा है, जिसका लाभ उठाने के लिए मुझे लगता है कि हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, पंचायत के जो माननीय सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो सब इस योजना के बारे में
युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी भी दे सकते हैं, उनको गाइड भी कर सकते हैं। और ये एक कॉमन अनुभव होता है, आप सब लोग काफ़ी अनुभवी भी होते हैं, आप भी जानते हैं कि कौन सी परियोजना चल सकती है, कौन सा उद्यम है जो सफलतापूर्वक चल सकता है, तो उसमें गाइड कर सकते हैं हमारे युवाओं को कि भाई ये वाला काम करिए। कुछ लोगों को अगर तजुर्बा है, रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है, तो वो अपना छोटा सा कोई रेस्टोरेंट भी चला सकते हैं, कोई और फ्लोरिकल्चर का काम कर सकते हैं, कोई पॉली हाउस में भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, 10 लाख तक मैंने बताया, इसमें जो लिमिट है वो सेम है। 10 लाख तक सेवा क्षेत्र है या एग्रो एलाइड का क्षेत्र है, कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए 10 लाख तक है। और अगर आप कोई फैक्ट्री या उद्यम लगाते हैं तो उसमें 25 लाख तक का लोन, जैसे PMEGP में है उसी में इसमें भी है। इसमें थोड़े से हमने चेंज ये किए हैं कि उसमें कक्षा 8 पास की शर्त थी 10 लाख से ऊपर, इसमें एजुकेशन का कोई शर्त नहीं है। और इसमें जो सब्सिडी है वो भी उसमें 3 साल में एडजस्ट होती है, इसमें हमने 2 साल में ही एडजस्ट करने का प्रावधान रखा है कि बैंक को सब्सिडी तो तभी मिल जाएगी जब आपको बैंक ऋण दे देंगे, आपके अकाउंट में 2 साल बाद वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा। और 2 साल तक आपको जो इंटरेस्ट है वो सब्सिडी अमाउंट को कम करते हुए उतने अमाउंट पे ही देना होगा। इसमें 18 साल बस एज का जो लिमिट है वो सेम है, न्यूनतम जो पढ़ाई का है कोई उसमें शर्त नहीं है। और हमने एक चीज़ और की है कि PMEGP में आपने अगर किसी योजना में लोन पहले लिया है तो आपको दोबारा नहीं मिलता है। इसमें हमने ये कहा कि अगर आपने 5 साल के अंदर नहीं लिया है, 5 साल से पहले लिया था किसी और योजना में, तो तब भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आपको दोबारा से इसमें लोन मिल सकता है। और ये जो इसकी वेबसाइट है, देखिए सबसे अच्छी बात यह है, हमारे प्रदेश में हमें बहुत अच्छा लगा कि शुरू में कुछ लोगों ने शिकायत की कि साहब हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन हम कैसे भरेंगे। लेकिन जब योजना चली है तो हमने देखा कि इसमें हमारे पास करीब 26,000 से ज़्यादा लोगों ने, 27,000 लोगों ने ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। उनका ईमेल भी वेरीफाई हुआ और OTP के माध्यम से उनका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हुआ। तो ये एक हमारे लिए बहुत उत्साहजनक बात है कि हमारे जो युवा हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे दूर दराज के क्षेत्र में हो, वो मोबाइल पे और अपना कंप्यूटर के माध्यम से वो इतनी क्षमता रखते हैं कि अपना वो रजिस्टर कर सकें, लॉगिन कर सकें किसी भी वेबसाइट के ऊपर। आजकल सारा काम, अधिकतम काम जो है सरकार का, वो वेबसाइट्स के माध्यम से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आदमी अब सरकार में भी कम है, इसलिए जितनी जानकारी आपको वेबसाइट से मिल जाती है, मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप किसी भी वेबसाइट को ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो MSY की वेबसाइट है, अगर आप उसको खोल लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ उसमें दी गई हैं कि आप योजना को पूरी तरह समझ सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें ढूंढ सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। और आपको ये वेबसाइट भी दिखाई देगी पीछे से, जिसमें आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें मॉडल प्रोजेक्ट कैसे हों। इसमें कुछ वीडियो भी हमने डाले हैं कि अगर आपको इसमें लॉगिन करने में या कोई अपना जो अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो कैसे उसको सॉल्व करें। इसमें नंबर्स भी दिए हुए हैं बहुत सारे हमने, और आपके ज़िले के जो DICs हैं उनके GMs के भी नंबर दिए हुए हैं, ईमेल ID दिए हुए हैं। आप कोशिश करिए, देखिए फ़ोन हर समय उठाना सभी अधिकारियों के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि सब दिन भर व्यस्त रहते हैं अपने कामों में। तो आप एक मैसेज भी डाल सकते हैं, और सबसे बेहतर ये है कि आप ईमेल करके आप अपनी समस्या इस पोर्टल के माध्यम से बता सकते हैं। उसका समाधान, पूरी कोशिश होती है हमारी राज्य स्तर से भी और जिला स्तर से भी कि उसका समाधान तुरंत हो जाए। तो इस जो पोर्टल का है, इसके माध्यम से युवा लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूरा आवेदन कर सकते हैं, उनको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो इंटरव्यू भी आजकल जिलाधिकारी करते हैं, वो ऑनलाइन करते हैं। और उसमें भी वो इंटरव्यू इसलिए रख रहे हैं हम लोग कि सीधे भी एप्लीकेशन बैंक को भेज सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू का मकसद यही होता है कि जिलाधिकारी की नॉलेज में आ जाए, और जो बाकी विभाग हैं, अगर आप डेयरी करना चाहते हैं तो डेयरी विभाग की जानकारी में आ जाए कि आपको किस तरह की सहायता की ज़रूरत है, आपको वो सही गाइड कर सकते हैं। उसी तरह से फिशरीज़ वाला है या और जिस भी एक्टिविटी में आपने अप्लाई किया है, उसके संबंधित अधिकारी आपको ज़्यादा जानकारी दे सकें, सही जानकारी दे सकें, गाइडेंस दे सकें। इस इंटरव्यू का एक पर्पज़ ये भी है। और आप देखिए, प्रोजेक्ट बैंक फाइनेंस नहीं करता, ऐसी धारणा
फैलाना कोई बहुत, मेरे को लगता नहीं है कि बहुत अच्छी बात है। बैंक फाइनेंस करते हैं, ज़रूर करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होती है कि प्रोजेक्ट वायबल होने के बारे में हमारे जो युवा हैं उनको भी तसल्ली होनी चाहिए, और आप भी अनुभवी हैं, आप जानते हैं कि जब लोन ले लेते हैं तो उसका रीपेमेंट भी करना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, और वो तभी हो सकता है जब आप ऐसा काम करें जिसमें इनकम आपकी आती रहे, रेगुलर इनकम आती रहे, और इतनी पर्याप्त इनकम हो कि आप अपना भी उसमें गुजारा चला सकें और पैसा इतना बच सके कि आप उसको बैंक का पैसा लौटा सकें। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो बैंक्स को ब्लेम करने के बजाय हम अगर अपनी परियोजना पे क्या हम शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अच्छी तैयारी कर लेंगे, हमारे युवाओं को अच्छी जानकारी होगी, हमारे जो अनुभवी लोग हैं उनको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, तो मुझे लगता है बैंक को भी आश्वस्त करने में ये मुश्किल नहीं आएगी कि ये परियोजना को सही तरह से चला सकते हैं। तो एक तो नॉलेज सभी को इसका बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करें। जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, जिस काम को करना चाहते हैं उसके बारे में जितना अनुभव है, जानकारी है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी और जो लोकल अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, उनसे प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, अपर निदेशक पशुपालन विभाग से देहरादून से आप लोगों से आज पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं या पशुपालन के संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पशुपालन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रयास, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल पे हो, ग्राम सभा लेवल पे हो या ब्लॉक स्तर पर हो, हम जो है ना सारी जो पशुपालन विभाग की एक्टिविटीज़ हैं उनको करते हुए हम अपने पशुपालक भाइयों या हमारे दूसरे और किसान भाई लोग अपनी जो है आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं। जैसा कि पशुपालन एक बहुत ही समृद्ध आय का साधन और स्रोत रहा है। अब उत्तराखंड प्रदेश में पशुपालन विभाग अपने स्तर से विशेष रूप से जो भी उपलब्ध हैं पशुधन हमारे उत्तराखंड में, उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उसके अधिक से अधिक उससे किस प्रकार हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए सदैव तत्पर है और कार्यरत है। मैं इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में कुल पशुधन की जो संख्या है वो करीब 47 लाख है, और इसके अलावा हमारे यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग भी, बहुत मुर्गी पालन भी एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हुए बहुत वृहद स्तर पर किया जा रहा है। तो उसकी संख्या भी करीब हमारे यहाँ पर 50 लाख के आसपास होती है। तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पशुपालन विभाग हमेशा कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग की जो पशुपालकों के हित के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर पशुपालन विभाग की तरफ से मुख्य रूप से बहुत ही गरीब पशुपालक के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। तो गाय के लिए, जैसा कि हमारी एक गाय या भैंस खरीदने के लिए 40,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। उस 40,000 में से 36,000 रुपये सरकार देती है और 4,000 रुपया लाभार्थी के द्वारा अपने अंश के रूप में उसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार वो 40,000 रुपये की एक गाय या भैंस खरीदकर अपनी रोज़गार को चला सकता है। इसी प्रकार भेड़ और बकरी पालन के लिए भी हमारे यहाँ पर योजना है। वो भी हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पशुपालकों और किसानों के लिए है, जिसमें कि 10 बकरी और 1 बकरा एक यूनिट के हिसाब से वो 70,000 रुपये में हमारे उसकी यूनिट कॉस्ट 70,000 रुपये है, जिसमें 63,000 रुपये सरकार की तरफ से देय होता है और 7,000 रुपया पशुपालक द्वारा अपने पशुपालक अंश के रूप में
उससे लिया जाता है। इसी प्रकार कुक्कुट पालन की भी हमारी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। कुक्कुट पालन की कई योजनाएं हमारी चल रही हैं, जिसमें बैकयार्ड कुक्कुट पालन है। मतलब ये योजना भी हमारे SCP TSP यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए है। इसमें 50 चूजे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ में हम उसको बनाने के लिए मुर्गी बाड़े के लिए जाली और थोड़ा राशन भी उसमें उपलब्ध कराते हैं 50 चूजे के साथ में। तो 50 चूजे एक दिन के और साथ में उनको जाली और राशन, ये एक यूनिट में हम प्रति पशुपालक को, जो भी पशुपालक मुर्गी पालन करना चाहें, और ये 50 का साइज़ इसलिए रखा गया है ताकि इसके लिए हमारे किसान भाइयों को या पशुपालकों को अलग से राशन या दाना खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। वो केवल अपने घर के जो बचे हुए राशन से ही उनको पाल सकें। इसके अलावा कुक्कुट पालन की और भी योजनाएं हैं जो सभी के लिए खुली हुई हैं। और दूसरा है एक मदर पोल्ट्री यूनिट। इसमें क्या है, हर जनपद में एक मदर पोल्ट्री यूनिट की स्थापना हमारे यहाँ पर की गई है, जिसमें एक लाभार्थी 1500 चूजे अपने यहाँ पर पालता है और उसके बाद वो 90 पशुपालकों को 50-50 के हिसाब से उनको उपलब्ध करा देता है। इसके अलावा हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो प्रदेश स्तर पर भी और राष्ट्र स्तर पर भी चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा। एक हमारा राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम NAIP के नाम से राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, जो अभी इस समय भी हमारा चल रहा है कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम पशुपालक के यहाँ पर, चाहे वो उसके यहाँ पर गाय हो चाहे भैंस हो, किसी भी नस्ल की हो, उसको कृत्रिम गर्भाधान का कार्य निःशुल्क किया जा रहा है। ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसको कि हमारे प्रदेश में भी सुचारू रूप से इस समय चलाया जा रहा है। तो अगर दूसरी एक योजना हमारी और है NADCP। ये योजना है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो मेरा पशुपालकों से भी और पंचायत के जो जनप्रतिनिधि होते हैं हमारे, उनसे मेरा निवेदन भी रहेगा कि जब भी कोई हमारा पशुपालन विभाग का कार्मिक आपके यहाँ पर पशुओं के कान में टैग लगाने के लिए या वैक्सीन लगाने के लिए आए, तो आप उनको सहयोग अवश्य करें, क्योंकि जो टैग है वो उसकी एंट्री हम एक पोर्टल के ऊपर करते हैं और उस पोर्टल से वो एंट्री राष्ट्र स्तर पर उसको कहीं से भी कोई भी उस जानकारी को, उसमें सिर्फ टैग नहीं लगाया जाता है, टैग के साथ ही पशुपालक की पूरी जानकारी उस पोर्टल के अंतर्गत हम डालते हैं, जिससे कि वो जो है ना राष्ट्र स्तर पर भी उसको कोई भी कहीं से भी देख सकता है। और उसी के अनुसार फिर पशुपालकों को जो विभागीय योजनाएं हैं उनका लाभ भी उसी के अनुसार फिर उनको दिया जाता है। तो टैगिंग का काम जो भी टीम हमारी करने के लिए आप यहाँ पे आ रही है, क्योंकि इस समय चल भी रहा है वो टैगिंग का काम, तो वो टैग अवश्य लगवा लें। तीसरी चीज़ है कि पशुपालन तो हम कर ही रहे हैं, हमारे पशुपालक पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन हमारा पशु स्वस्थ रहे उसके लिए हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी, हमारे पशुधन प्रसार अधिकारी, सभी लोग और हमारे ज़िले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और निदेशालय से हमारे निदेशक महोदय और उनकी टीम हर समय तत्पर है। लेकिन पशु को किसी भी अनहोनी के बारे में हम कभी भी उसकी वो नहीं कर सकते, तो उससे बचाने के लिए, पशु को बचाने के लिए, उसको हानि ना हो पशुपालक को,
उसके लिए हमारे यहाँ पर एक स्कीम पिछले कई वर्षों से चल रही है, पशुधन बीमा योजना। जिस प्रकार से हम अपना स्वयं का बीमा कराते हैं, उसी तरीके से पशु का भी बीमा किया जाता है। इसके अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी का बीमा हम करते हैं। इस बीमे जो करने का मुख्य कारण है वो कि ताकि पशु, अगर अचानक किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में पशुपालक को एकदम से नुकसान न हो, उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जा सके, ताकि वो अपने दूसरे पशु की व्यवस्था कर सके और अपने व्यवसाय को या अपने घर को ठीक तरीके से चला सके। तो इसके लिए भी जो हमारी जो बीमा की पॉलिसी है वो भी सब्सिडाइज्ड है, उसमें भी अनुदान है, वो सबके लिए खुली हुई है। और एक पशुपालक 5 गाय या 5 भैंस तक बीमा करा सकता है, और अगर उसके पास भेड़ बकरी है तो वो 50 भेड़ या 50 बकरियों तक का बीमा इसके अंतर्गत करा सकता है। तो जैसा कि मैं बताया कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये उत्तराखंड जो है हिल एरिया ज़्यादा है इसमें, तो पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए हमारे इस योजना, पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 60% का जो शेयर है, जो भी बीमा की राशि होती है, बीमा किए जाने वाले पशु के लिए जो हमें प्रीमियम देना होता है, उसका 60% हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, और 40% पशुपालक के द्वारा वहन किया जाता है। यानी कि अगर हमें किसी 50,000 रुपये का हमने बीमा कराया अपना, तो 50,000 रुपये के बीमे में हमारा जो बीमे का अंश बैठा, एक, मैं इसको इस तरीके से समझाना ज़्यादा उचित समझूंगा कि अगर हमारे पास 5 पशु हैं, हमने उनका बीमा कराया 1 लाख रुपए का, मान लीजिए, प्रति पशु हमने 20,000 रुपये प्रति पशु बीमा कराया, तो 1 लाख रुपए उसकी कीमत हो गई। उसके ऊपर हमें जो 3 साल के लिए अगर उसका इंश्योरेंस कराना है, तो उसके लिए हमें 7,500 रुपये पड़ते हैं। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो 7,500 रुपया हमें उसके लिए चुकाना होगा। लेकिन अगर हम उस को विभाग के माध्यम से उसका बीमा करा लेते हैं, तो उसमें 60% की उसको छूट मिल जाएगी। यानी कि उसको करीब 3,000 रुपये उसको देने होंगे, और बाकी के जो 4,500 रुपया है वो करीब वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा 7,500 रुपये में से। तो 3 साल के लिए उसके 5 पशु बीमित हो जाएंगे 3,500 से 4,000 रुपये के आसपास में। तो ये एक इतनी अच्छी स्कीम है जिसका कि फ़ायदा हमारे पशुपालकों को अवश्य उठाना चाहिए। और जो हमारा जो मैदानी क्षेत्र है उसमें ये छूट जो है ये 50% है, पर्वतीय क्षेत्र में ये 60% और मैदानी क्षेत्र में 50%। इसके अलावा जो जितनी जानकारी अभी तक मेरे द्वारा आपको दी गई है, इसके अतिरिक्त 2-3 चीज़ें मैं फिर से एक बार इसलिए बताना चाहूँगा कि हमारे पशुपालक भाई अपने पशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं। उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके कान में ईयर टैगिंग जरूर करें। मैं सभी अपने पशुपालकों से निवेदन करूंगा कि अगर किसी भी तरह की उनके पास में कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो उसके लिए वो अपने निकट के पशु चिकित्सालय जाकर पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर सकते हैं। अगर उनको अपना व्यवसाय पशुपालन में चलाना है तो उसके लिए हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं बने हुए, चाहे वो गाय के प्रोजेक्ट्स आप चाहते हैं तो गाय डेयरी खोलना चाहते हैं तो डेयरी, गोट्री खोलना चाहते हैं तो गोट का भी, और मुर्गी पालन करना चाहते हैं उसके लिए भी, फार्म खोलने के लिए भी हमारे सरकार के नियमों के अंतर्गत, सरकार की छूटों के अंतर्गत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। आप निकट के अपने पशु चिकित्सालय से संपर्क करके पशुपालन से संबंधित सारी जानकारियाँ
प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हरिकृष्ण पुरोहित, संयुक्त निदेशक मत्स्य। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य पालन के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से वन एवं पानी मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं। पानी का उपयोग अभी तक जहां केवल बिजली उत्पादन, सिंचाई एवं पीने के रूप में किया जाता है, तो इसको अगर व्यावसायिक रूप से मत्स्य उत्पादन के लिए किया जाए तो एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो सकता है। वर्तमान समय में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के होने के कारण यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर के मैदानी क्षेत्र तक अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की मछलियों का पालन किया जा रहा है। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र 4000 फीट से अधिक के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे ट्राउट मछली का उत्पादन कर किसान आत्मनिर्भर हो सकता है, क्योंकि ट्राउट मछली को हम कम जल क्षेत्र में अधिक उत्पादन इसका कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक रेसवेज का निर्माण के लिए 25 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा सीमेंट का टैंक बनाते हैं और इसमें पानी एक तरफ से आता है तथा दूसरे तरफ से बाहर जाता है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में जो पानी 18 डिग्री से कम टेम्परेचर का है उपलब्ध है, तो वहाँ पे इतने बड़े रेसवेज में आप 2 टन तक मछली साल में उत्पादन कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम 4 या उससे ज़्यादा टैंक एक स्थान पे बना लेते हैं, रेसवेज जिसे कहते हैं, तो आप निश्चित रूप से 8 से 10 टन मछली का उत्पादन कर साल में कम से कम 5 से 10 लाख रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही, क्योंकि इससे आपका पारिवारिक पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन तो नहीं हो सकता है, अगर इसको इंटीग्रेटेड रूप में आप कल्चर करें, इसके साथ आप डेयरी का काम करें, मधुमक्खी का काम करें, बतख पालन करें या मुर्गी पालन करें, तो और उसके आसपास आप फलदार पेड़ लगा करके फलों का उत्पादन करें, तो आपका 1, 2, 3, 4 व्यवसाय जोड़ करके आपका स्वरोजगार, जो आत्मनिर्भर भारत की बात हम कहते हैं, तो ये इसके लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है। इसके अलावा प्रदेश के मैदानी भाग में जितने भी ग्राम समाज के तालाब हैं, उनको मछुआ समुदाय के लोगों को 29 वर्ष के पट्टे पे दिए जाते हैं, क्योंकि मछुआ समुदाय का जो भी व्यक्ति होता है वो अधिकतर 99% लोग भूमिहीन होते हैं, इनके अपने कोई ज़मीन नहीं होती है, तो इनके लिए एक रोज़गार का साधन उपलब्ध है। आज नई तकनीकियाँ आ गई हैं। पहले तो केवल तालाब में थोड़ा सा मछली का बीज डाल करके या कम मेहनत करके उत्पादन करते थे, लेकिन आज पूरक आहार आधारित मत्स्य उत्पादन करके 3 गुना से 4 गुना हमारे फार्मर मछली का उत्पादन अधिक ले रहे हैं। इसके अलावा एक पंगेशियस प्रजाति की मछली है, इसको हम 8 से 10 गुना ज़्यादा, जैसे 1 हेक्टेयर के तालाब में हम 5 टन रोहू, कतला, नैन, मेजर कार्प से कहते हैं, इस मछली का उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पहाड़ की बहुत सारी नदी, नाले, ये इनमें अलग अलग प्रकार की मछलियाँ रहती हैं, और अभी तक यह रहा है कि जो भी नदियाँ हैं वो मछली के दृष्टिकोण से लावारिस रही हैं। अब हमने इसको भी व्यवसाय, मछली के मात्स्यिकी विकास के दृष्टिकोण से इनको विकसित कर रहे हैं। इसके लिए हमारा फिशरीज़ एक्ट बना हुआ है। फिशरीज़ एक्ट का मतलब ये है कि अवैधानिक या गलत तरीके से कोई मछलियों का अगर आखेट करता है तो उसको आर्थिक या जेल दोनों प्रकार की उसमें सज़ा की व्यवस्था है। और मछली विभाग द्वारा बनाई गई सहकारी समितियां या अन्य कोई किसी भी कार्य के लिए गठित संस्था को ये कार्य लॉटरी के रूप में हम टेंडर करके उसमें अगर ज़्यादा उसमें आवेदन आते हैं तो लॉटरी के माध्यम से उनको आवंटित करते हैं। और उनका मुख्य कार्य ये होता है कि उस जो जलधारा उनको आवंटित है उसमें पोषित हो रही मछलियों का संरक्षण, संवर्धन और एंगलिंग के द्वारा उसमें दोहन का कार्य उनके द्वारा कराया जाएगा। तो उसमें जो जिनको हम ये काम देंगे उनको परमिट देने का अधिकार होगा। और जैसे जो भी एंगलर आएगा उसको 1 दिन के लिए एक परमिट मिलेगा और उसकी कीमत होगी
75 रुपया जो हमारे भारतीय लोग इधर के हमारे स्थानीय लोग या इंडियन जो होंगे, अगर कोई विदेशी आएगा तो उससे 150 रुपया एक परमिट का हम चार्ज लेंगे। और जो ये इनकम होगी ये उन सदस्यों की होगी जो इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसका संरक्षण और संवर्धन भी करना है। ये किस प्रकार से करेंगे कि हमारी जो नदियां हैं इनमें बेरोक टोक से लोग मछलियों को मारते हैं, तो उनको गलत तरीके से मछलियों मारने से रोकना है। इन लोगों को इसीलिए स्थानीय लोगों की सहभागिता इसलिए किया है क्योंकि अगर स्थानीय लोग जो गलत तरीके से मछली पकड़ते हैं या मारते हैं उनको आसानी से उनको समझा सकते हैं। और इसके अलावा संवर्धन, वो जब बरसात का समय होता है तो महाशीर मछली का प्रजनन काल होता है, तो वो क्या करती है कि इसकी ऊपर की छोटी जलधाराओं में चली जाती है। अधिकतर हमारी जितनी बड़ी नदियाँ होती हैं वो बरसात में गंदी हो जाती हैं। गंदी होने के कारण उनका पानी भी, उनमें वो मछली आसानी से रह नहीं पाती है, तो वो ऊपर की तरफ कम छोटी गधेरों में चले जाते हैं, जलधाराओं में चले जाते हैं और वहाँ पे वो अंडे दे देती हैं। अंडे ब्रीडिंग, उनका प्रजनन होता है। अब प्रजनन होने के बाद ये वर्षा काल होता है, तो जो छोटे गधेरे या छोटे नदी नाले होते हैं उनमें बारिश होते ही उसका जल स्तर बढ़ जाता है। बारिश बंद होने के कुछ समय बाद उसका जल स्तर घट जाता है। तो ऐसे में जो वहाँ उन्होंने अंडे दिए हैं तो वो पानी के जो पानी घटने से जो छोटे छोटे पैचेज हैं उनमें फंस जाते हैं। तो एक या दो बार अगर वो जो उनको परमिट देने का अधिकार दिया गया, जिस कार्यदायी संस्था को वो कार्य सौंपा गया है, वो उस छोटे छोटे पैचेस से उन महाशीर के बच्चों को मुख्य जलधारा में डाल देंगे, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन उतने समझदार हो जाते हैं वो कि जैसे ही पानी घटने लगता है तो वो मुख्य धारा की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जब वो छोटे बच्चे रहते हैं तो वो हमेशा रुके और कम प्रभाव वाले पानी या कम बहाव वाले पानी की तरफ जाते हैं और वहाँ पानी घटने से वो अक्सर मर जाते हैं। तो अगर वो ये व्यवस्था करेंगे तो उसमें प्राकृतिक प्रजनन होने के बाद पर्याप्त मात्रा में मछली का बीज भी अपने आप ही स्वतः ही उसमें तैयार होने लगेगा। और निश्चित है कि जब गलत तरीके से मछली नहीं पकड़ेंगे तो वो जो छोटी मछलियाँ उन्होंने बढ़ करके बड़ी मछली होनी है, और निश्चित रूप से वो एंगलर के जो एंगलर वहाँ मछली पकड़ने के लिए आएगा वो निश्चित रूप से अपने भोजन की प्रतिस्पर्धा के रूप में उसके एंगलिंग रॉड में फंस जाएगी। और अगर जिस क्षेत्र में एंगलर्स को ये लगेगा कि यहाँ भाई एंगलिंग का कार्य अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये कार्य शहर में नहीं होता है, ये तो प्रदेश के सुदूर क्षेत्र के ग्रामीण इलाके या सुदूर क्षेत्र में होगा, तो वहाँ तो टूरिस्ट जाएगा। ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। अभी तक हमारी जो विभागीय योजनाएं हैं वो सही लाभार्थी तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि हम उन्हीं लाभार्थियों को चुनते हैं जो कि विभाग के कार्यालय में आते हैं या किसी के माध्यम से आते हैं। तो हमने अपने जनपदों में सभी को ये निर्देश दिए हैं कि वो जैसे ग्राम पंचायत की बैठक हो और विशेष करके बीडीसी की बैठक में निश्चित रूप से जाएं। और वहाँ पे आज की डेट में उत्तराखंड में 50% जो बीडीसी के सदस्य हैं वो महिलाएं हैं, और महिलाएं गांव की बात को बहुत अच्छी से समझते हैं। उनसे बात करके उनसे पूछें कि आपके गांव में किसके पास पानी है या किसकी ऐसी दलदल भूमि है कि जिसका वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और कौन मछली पालन में रुचि ले सकता है, और फिर उसके पास जा करके और उसको मछली पालन के लिए प्रेरित करके उससे शासकीय योजनाओं का जो लाभ है, अगर ऐसे लाभार्थियों को हम लाभ देंगे तो निश्चित रूप है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति है, लेकिन उनको योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। इसलिए इस विभाग की जो भी योजनाएं हैं विकास खंड से लेकर के और न्याय पंचायत या ग्राम सभा तक इसको हम प्रचार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम पंपलेट से या वीडियो के माध्यम से या स्वयं के प्रतिभाग करने से, इन सब चीज़ों से प्रचार प्रसार करके हर आदमी को जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, डिप्टी मैनेजर SLBC उत्तराखंड देहरादून आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणाएं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
एवं प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की योजनाओं के से अवगत कराना चाहूँगा। पहले फेज़ में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनधन खातों की घोषणा की गई थी। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 10 साल है वो प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलवा सकता है। जनधन खाते खुलवाने के अनेकों लाभ हैं। इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता है एवं ब्याज भी और खातों की तरह मिलता है। इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा भी मौजूद है। इसके बाद में आपको फ़ेज़ 2 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणाएं सुरक्षा बीमा योजना एवं जीवन ज्योति बीमा योजनाओं के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से 70 साल के वर्ष के बीच में है इस योजना का लाभ ले सकता है। ये योजना में केवल साल में 12 रुपये यानी कि महीने में सिर्फ 1 रुपया प्रति माह के रूप में 2 लाख तक का बीमा ले सकता है। ये एक दुर्घटनाग्रस्त बीमा है, यानी कि किसी भी व्यक्ति जो लाभार्थी है अगर उसकी मृत्यु दुर्घटना के द्वारा हो जाती है तभी इस योजना का उसको लाभ मिलेगा। ये योजना 1 जून से शुरू होती है और 31 मई तक चलती है। हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है। आप चाहें तो यहाँ पर आपका जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ पर आप ऑटो डेबिट की अपनी कंसेंट दे सकते हैं, तो कि आपको हर साल फिर बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अपने आप आपको 25 मई और 1 जून के बीच में आपका 12 रुपये काट कर आपकी जो पॉलिसी है वो फिर से 1 साल के लिए रिन्यू हो जाएगी। इसकी क्लेम की सुविधा भी बहुत सरल है। एकदम दुर्घटना होती ही कि जो भी नॉमिनी है उसको पैसा मिल जाता है, फॉर्म भरकर बड़े आराम से इसमें आपको पैसा मिल जाएगा। अब मैं आपको दूसरा जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। जीवन ज्योति बीमा योजना एक तरह से एक टर्म प्लान है। इसमें लाभार्थी को 1 वर्ष में 330 रुपये देने होते हैं। 330 रुपये देने के बाद इसमें किसी भी तरह की मृत्यु होने पर, मतलब कि दुर्घटना होने पर या अन्य किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर आपको 2 लाख रुपए का क्लेम एकदम मिल जाता है। इसकी उम्र 18 साल से 50 साल तक के बीच में होती है और ये भी 1 जून से प्रतिवर्ष 1 जून से लेके 31 माह तक होता है। इसमें भी आप अपने बैंक को अपना एक कंसेंट दे सकते हैं कि हर साल मेरे अकाउंट से ये काट लिया जाए, 25 मई और 1 जून के बीच में किसी भी डेट को काट लिया जाए। ये अपने आप आपके रिन्यूअल हो जाएगी, आपको दोबारा बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँ तो 342 रुपये 12 रुपये और 330 रुपये की दोनों योजनाएं अगर आप लेते हैं और आपकी दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होती है तो आपके नॉमिनी को 4 लाख रुपए का बीमा, सिर्फ 342 रुपये में 4 लाख रुपए का बीमा का क्लेम आपको तुरंत मिल जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये दोनों योजनाओं का लाभ उठाइए और जब भी मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस करता है वो कृपया करके अपने नॉमिनी को अपने घर में ज़रूर बताए। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने इंश्योरेंस कराया और वो दुर्घटनाग्रस्त या उसके अकस्मात मृत्यु हो गई और उसके नॉमिनी को पता तक नहीं रहता, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। मेरी सबसे आपसे गुजारिश है कि इंश्योरेंस कराएं और अपने घर में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।